Delta 29, please respond. Delta, what's the problem? Please respond. Over. मैरी विंसेंट लॉस वेगस में पली बड़ी थी, जहाँ पर उसके पेरेंट्स कसिनोज़ में काम करते थे। मगर मैरी ज़्यादातर टीनेजर्स की तरह नहीं थी। जब वो 15 साल की थी तब वो काफ़ी बार स्कूल मिस करके अपने अलग अलग बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमने जाया करती थी। मैरी काफ़ी समय तक एक लड़के के साथ लिव इन में भी थी, मगर कुछ समय बाद अथॉरिटीज़ ने उस लड़के पर रेप चार्जेस लगाए, जिसके बाद मैरी को दोबारा लॉस वेगस वापस आना पड़ा। मगर 1978 में वो फिर से वहाँ से भाग गई और कैलिफोर्निया की तरफ चली गई, जहाँ पर उसके दादाजी रहते थे। अपने दादाजी के घर पहुँचने के लिए मैरी को हिच हाइक करना था, यानी कि किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट लेकर उनके घर तक जाना था। तो मैरी सड़क के बीच में खड़ी होकर लोगों से लिफ्ट मांगने लगती है। तभी एक वैन वहाँ पर रुकती है, जो कि लॉरेंस सिंगलटन नाम के आदमी की थी, और समय था 29 सितंबर 1978। जैसे ही लॉरेंस अपनी वैन रोककर मैरी को देखता है, वो उसको एक स्माइल पास करता है और उसे बोलता है कि मेरी बेटी भी तुम्हारी एज की ही है। उसके बाद वो उसको बताता है कि वैसे तो उसको कहीं और जाना है, मगर फिर भी वो मैरी को उसकी मंजिल तक छोड़ देगा। अब मैं इस आदमी के बारे में आपको कुछ और बताती हूँ। लॉरेंस की सेकंड वाइफ ने भी उसको डिवोर्स दे दिया था और उसका अपनी टीनेजर बेटी के साथ भी कुछ अच्छा रिश्ता नहीं था। दोनों बाप बेटी के बीच में पिछले 1 साल से लड़ाई की वजह से बात भी नहीं हो रही थी। साथ ही उसके ऊपर कई चार्जेस भी थे, जैसे कि अल्कोहल अब्यूज़। मगर मैरी को लॉरेंस की इन सब हरकतों के बारे में और उसकी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और वो जाने अनजाने में उसकी वैन के अंदर बैठ जाती है। राइड के दौरान मैरी अपनी सिगरेट लाइट अप करती है, जिसके दौरान उसको छींक आ जाती है। तभी लॉरेंस आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उससे पूछता है कि क्या तुम बीमार हो। मगर ये फ़िज़िकल कांटेक्ट मैरी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो उससे थोड़ा पीछे हट गई। और थोड़ी देर बाद मैरी को नींद आ गई और वो सो गई। और जब मैरी की आँख खुली और उसने बाहर देखा, तो उसको एहसास हुआ कि वो उसकी डेस्टिनेशन से काफ़ी दूर निकल चुके हैं। इस वक्त तक मैरी बहुत डर चुकी थी, साथ ही साथ वो बहुत गुस्सा भी थी। तभी उसे उसकी वैन में एक नुकीली स्टिक मिल जाती है और वो उसको लॉरेंस की तरफ पॉइंट करने लगती है और उससे डिमांड करती है कि वो अपनी वैन को मोड़े और उसको वहीं पर छोड़े जहाँ से उसने उसको पिक किया था। मैरी का ये बिहेवियर देखने के बाद भी लॉरेंस काफ़ी शांत था। उसके बाद वो मैरी से माफ़ी मांगता है और उसको कहता है कि मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ और मुझसे सच में एक गलती हो गई है। और मैरी फिर से एक बार उस पर विश्वास कर लेती है और राइड कंटिन्यू रहती है। थोड़ी दूरी के बाद लॉरेंस गाड़ी से उतरता है एक बाथरूम ब्रेक के लिए। तभी मैरी भी गाड़ी से बाहर निकलती है और अपनी लेग्स को स्ट्रेच करने लगती है, क्योंकि वो बहुत देर से वैन में बैठी हुई थी। तभी मैरी की नज़र अपने शू लेस पर जाती है और वो नीचे झुककर अपना शू लेस बांधने लगती है। और उसी वक्त लॉरेंस पीछे से आकर उसके सर पर वार कर देता है और उसको तब तक पंच करता है जब तक वो नीचे नहीं गिर जाती। और उसके बाद लॉरेंस उससे कुछ ऐसी डिमांड करता है जो शायद उसने कभी नहीं सोची होगी। लॉरेंस मैरी से डिमांड करता है कि वो उसको ओरल सेक्स दे, अदरवाइज़ वो उसकी जान ले लेगा। उसके बाद वो उसको अपनी वैन के पीछे लेकर जाता है और उसका लगातार रेप करना शुरू कर देता है। साथ ही वो उसको धमकाता है कि अगर तुम चिल्लाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और अगर तुम ज़िंदा रहना चाहती हो तो जो भी मैं कह रहा हूँ उस आदेश का पालन करो। उसके बाद वो मैरी के हाथ पीछे की तरफ बांध देता है और कुछ देर तक वैन चलाता रहता है। फिर कुछ समय बाद वो अपनी वैन रोक देता है और मैरी के हाथ भी इस समय तक वो खोल देता है। साथ ही वो मैरी के लिए कोई ड्रिंक ऑर्डर करता है, जो कि एक प्लास्टिक के जग में थी, और उसको ऑर्डर करता है कि तुम ये सब पियो। उस ड्रिंक में कुछ नशीले पदार्थ थे और उसको पीने के बाद मैरी बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली स्टेट में थी, जिसके बाद लॉरेंस ने उसका लगातार रेप किया, इस हद तक कि वो अंत में बेहोश हो गई। जब मैरी को होश आया, लॉरेंस उस समय भी वहीं था। उसके बाद लॉरेंस उसको एक अजीब सा ऑर्डर देता है। वो उसको बोलता है कि तुम रोड के किनारे पर लेट जाओ। मैरी लगातार उससे मिन्नतें कर रही होती है कि मुझे छोड़ दो। तभी लॉरेंस उसको बोलता है कि क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। और वो तभी अपनी वैन की तरफ जाता है और उसके अंदर से एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर आता है और मैरी को पकड़ लेता है। मैरी बहुत कोशिश करती है अपने आप को उसके चंगुल से छुड़ाने के लिए,
मगर वो नाकामयाब रहती है और तभी लॉरेंस उसका सीधा हाथ काट देता है, जिसके बाद मैरी की चीख निकल जाती है और तभी लॉरेंस उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। मैरी के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और इस वक्त तक उसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। उसके बाद लॉरेंस उसको रोड के किनारे पर बने छोटे से पुल के पास लेकर जाता है और उसको कंक्रीट के पाइप के अंदर ठूस देता है और उसे बोलता है कि अब तुम बिल्कुल फ्री हो, और वो मैरी को उसी हालत में वहाँ छोड़ देता है मरने के लिए। जब कुछ देर बाद मैरी को होश आता है तब वो सड़क पर ऐसे ही चलने लगती है। वो बिल्कुल मरने की हालत में थी, वो बिल्कुल अकेली थी, उसका बहुत खून बह रहा था और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, मगर फिर भी वो उस रोड पर 3 मील तक चली। वो उसी रोड पर चलती रही जब तक उसे पास ही कहीं से गाड़ियों की आवाज़ नहीं आने लगी। साथ ही उसने अपने आधे कटे हुए हाथों को ऊपर उठा रखा था ताकि ब्लीडिंग कम से कम हो। जब मैरी एक चलते फिरते रोड पर पहुंच जाती है जहाँ पर से काफ़ी गाड़ियाँ गुजर रही थी, वहाँ पर जिन लोगों ने उसे पहली बार देखा वो उसको देखकर डर गए और उन्होंने अपनी गाड़ी तेज़ भगानी शुरू कर दी। उसके बाद वहाँ पर से एक और गाड़ी गुजरी जिसमें एक कपल था जो कि वैकेशन पे आया हुआ था और वो मैरी को देखकर रुक गए उसकी मदद करने के लिए। उन्होंने अपनी गाड़ी से एक कपड़ा निकाला और मैरी के हाथों को बांधा ताकि ब्लीडिंग रुक सके, और उसके बाद वो उसे पास के एयरपोर्ट पे ले गए और वहाँ पर उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। मैरी लगातार ये कह रही थी, ही रेप्ड मी, मतलब उसने मेरा रेप किया है। अटैक के बाद 15 साल की मैरी ने अथॉरिटीज़ को काफ़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दी उस पर हुए सारे अटैक की और उस अटैकर की भी, जिससे काफ़ी अच्छा खासा स्केच तैयार हो गया था। अगर मैरी की रिकवरी की बात करें तो मैरी के दोनों हाथ कट चुके थे, जिसकी वजह से अब डॉक्टर्स ने उसके नकली हाथ फिट किए थे जिनको प्रोस्थेटिक्स बोलते हैं। जिसके बाद उसने स्कूल जाना फिर से शुरू कर दिया था और अब वो डिसेबल थी तो वो उस चीज़ को भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही थी। ट्रायल के दौरान भी मैरी लगातार कोर्ट में जाती रही लॉरेंस के ख़िलाफ़ अपनी गवाही देने के लिए, जहाँ पर लॉरेंस मैरी पर इल्ज़ाम लगाता हुआ पाया गया कि मैरी एक प्रोस्टिट्यूट है और मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है। उसने कोर्ट में ये भी बोला कि शायद मैरी किसी और के साथ किसी दूसरी कार में थी और ये बस मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, और लॉरेंस लगातार उस पर वेश्या होने का इल्ज़ाम लगाता रहा। लॉरेंस लगातार मैरी के ख़िलाफ़ बोलता जा रहा था, मगर फिर भी मैरी टूटी नहीं थी। वो खड़ी हुई और अपने नकली हाथ से उसकी तरफ पॉइंट किया कि यही मेरा अटैकर है और इसी आदमी ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। लॉरेंस पर कई चार्जेस लगे, जैसे कि किडनैपिंग, अटेम्प्टेड मर्डर और रेप। लॉरेंस का तो जो हुआ सो हुआ, मगर मैरी हैंडीकैप्ड होने के बाद काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में थी। उसको बहुत अकेलापन फील होने लगा था और उसकी फैमिली से भी उसको कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और जब मैरी ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली उसके बाद वो काफ़ी सीक्रेटिव लड़की बन गई थी और किसी को भी उसकी लाइफ और उसकी रहने की जगह के बारे में नहीं पता था। वो काफ़ी ट्रॉमा में थी और साथ ही डिप्रेस्ड भी थी, और उसकी दिक्कत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो अपने घर से अकेले निकलने में भी डरने लगी थी। उसकी काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप्स धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। एक तरीके से देखा जाए तो मैरी की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ इतना घिनौना क्राइम करने के बाद भी सिर्फ 8 साल और 4 महीने के अंदर लॉरेंस जेल से रिहा हो गया था। बट वाई? जस्ट बिकॉज किसी की जान नहीं गई इसका मतलब वो क्राइम छोटा हो गया? इस लीनियंसी के खिलाफ पब्लिक काफ़ी गुस्साई हुई थी और लॉरेंस इतना बेशर्म था कि वो अब भी बोल रहा था कि मैं इनोसेंट हूँ और मैंने कभी भी उसका रेप नहीं किया और उसके हाथों को नहीं काटा। मगर फिर भी वो एक फ्री मैन था और मैरी छुपते छुपाते बहुत ही दुखों के साथ अपनी ज़िंदगी काट रही थी। मगर लॉरेंस की बेशर्मी की हद तो देखो, उसने जेल से रिहा होने के बाद उल्टा मैरी पर ही केस कर दिया और उसने अपने आप को ही विक्टिम बना लिया। उसने ये भी बोला कि मैरी ने मुझे पहले ही बोला था कि मैं तुम पर रेप का इल्ज़ाम लगाऊंगी। साथ ही उसने एक नोकीली डंडी से भी मुझे डराने की कोशिश की थी। मगर उसका केस बिल्कुल बेबुनियाद था और कोर्ट और बाकी अथॉरिटीज़ को भी ये बात पता थी, जिसकी वजह से उसका केस डिसमिस कर दिया गया। और मैरी तो क्या, लॉरेंस की खुद की बेटी ने अपने बाप पर कई इल्ज़ाम लगाए थे और जब उसकी बेटी को पता लगा कि मेरे पिता जेल से बाहर आ रहे हैं, वो भी अपने रहने की जगह छोड़कर वहाँ से चली गई थी। साथ ही उसने अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट भी की थी कि क्या वो लॉरेंस को और लंबे समय तक जेल में रख सकते हैं।
वो पुलिस को साफ साफ बोल देती है कि लॉरेंस एक डेंजरस आदमी है और प्लीज़ उसे मुझसे काफ़ी दूर रखिएगा। और उसकी बेटी का ये कंसर्न सही भी था, क्योंकि जेल से रिहा होने के बाद भी लॉरेंस ने कई क्राइम्स किए अलग अलग औरतों के खिलाफ। उसके कुछ समय बाद लॉरेंस फ्लोरिडा चला गया, जहाँ पर 1990 में उसको जेल हुई क्योंकि उसने चोरी करने की कोशिश की। उसको सज़ा तो 2 साल की हुई थी, मगर उसको कुछ ही समय तक जेल में रखा गया। फिर 1997 में वो रॉक्सैन हेस नाम की एक प्रोस्टिट्यूट को अपने घर ले गया और उस पर उसने अटैक किया। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया जब उनको उसके घर से आवाज़ आई। जब पुलिस उनके घर पहुंची तो पुलिस को लॉरेंस खून में सना हुआ मिला और वो प्रोस्टिट्यूट ज़मीन पर बेजान पड़ी हुई थी। उसके 3 बच्चे भी थे और लॉरेंस ने उस पर कई बार चाकुओं से वार किया था और इस टाइम उस पर मर्डर के चार्जेस लगे थे, साथ ही डेथ पेनल्टी भी। मगर मौत की सज़ा मिलने से पहले ही 2001 में लॉरेंस की मौत हो गई और मैरी जिस डर में इतने सालों से जी रही थी, शायद उसको कहीं ना कहीं एक क्लोजर मिला होगा। और जो लोग लॉरेंस की रिहाई को लेकर गुस्सा थे, वो अब और ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, ये कहते हुए कि अगर उसको रिहाई ना मिली होती तो शायद वो ये मर्डर ना कर पाता। मगर यहाँ पर अथॉरिटीज़ और कोर्ट बुरी तरीके से फेल हुए अपनी ड्यूटीज़ निभाने में। जब मैरी छोटी थी तब वो एक डांसर बनना चाहती थी, मगर जब उसके हाथ कट गए तो उसके पैरों में से ही कुछ टुकड़े लेकर उसके हाथों को ठीक किया गया, जिसकी वजह से वो अपना डांसिंग का ड्रीम पूरा नहीं कर पाई। फिर कुछ समय बाद मैरी की शादी भी हो गई, लेकिन उसके बाद जल्द ही उसका डिवोर्स भी हो गया, जिसकी वजह से वो फिर से स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहने लगी। उसके कुछ टाइम बाद वो 2 लड़कों की माँ बनी और वहीं से ही उसकी ज़िंदगी सुधरनी शुरू हो गई। वो धीरे धीरे ठीक होने लगी और उसको अपना एक नया पैशन अब मिल गया था, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, स्केचिंग करना। आर्ट से उसको खुशी मिलने लगी थी और उसकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिलने लगी थी। उसकी कुछ पेंटिंग्स तो $2000 से भी ऊपर की बिकती थी। वो बहुत खुश रहती थी और अपनी पास्ट लाइफ से काफ़ी आगे मूव ऑन हो चुकी थी। साथ ही एक इंटरव्यू में मैरी बताती है कि ज़्यादातर लोग मुझे जो मैं हूँ उसी तरीके से जानते हैं, ना कि जो मेरे साथ हुआ उस तरीके से। उनको लगता है कि शायद मेरे हाथ बचपन से ही ऐसे हैं और मैं पैदा ही ऐसी हुई थी। गाइस, लेकिन इस पूरी स्टोरी से ये तो समझ आ गया कि मैरी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की थी। आई मीन, दोनों हाथ कटने के बाद भी वो 3 माइल तक चली और कोर्ट में उसने लॉरेंस के ख़िलाफ़ बड़ी स्ट्रांगली गवाही दी, उससे ना डरते हुए। और इतने बुरे एक्सपीरियंसेस के बाद में वो मूव ऑन कर पाई और एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन पाई। तो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग मैरी और मॉन्स्टर्स लॉरेंस के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। Until then, signing off.